बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बेटा, प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने सिंपल इंटरेस्ट की डिस्कशन की थी और उससे पहले हम लोगों ने कंपाउंड इंटरेस्ट में कंपाउंडिंग फैक्टर्स को डिस्कस कर लिया था। आज का हमारा लेक्चर कंपाउंड इंटरेस्ट के प्रैक्टिस क्वेश्चन की तरफ होगा, जिसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट की डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंडिंग भी साथ साथ चल रही होगी। जब हम लोग फर्स्ट टाइम पे प्रैक्टिस करने लगे थे तो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 114 तो स्किप कर लिया था, क्योंकि इसके साथ कंपाउंडिंग क्वार्टरली का वर्ड आ गया था। फिर हम लोगों ने अब इस चीज को डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर में कि अगर कंपाउंडिंग एनुअली हो सकती है, सेमी एनुअली, क्वार्टरली, मंथली, वीकली, डेली, तो हम लोगों ने नंबर ऑफ कंपाउंडिंग्स को, जिसको हम लोग एम से डिनोट करते हैं, वो आइडेंटिफाई करनी होती है। हमें एम की वैल्यूज का हर सिचुएशन में पता होना चाहिए। तो उसके अकॉर्डिंगली हमारे कंपाउंड इंटरेस्ट के फार्मूलाज में भी थोड़ा बहुत चेंज आ जाता था कि आप लोगों ने रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ कंपाउंडिंग एंड टाइम मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ कंपाउंडिंग कर देना होता है। अब अगर हम लोग अपने क्वेश्चंस की तरफ आए और एक लम्हे के लिए सोचें, जैसा कि ये कंपाउंडिंग एनुअली है, तो ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था कि फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹16,000 20% फॉर 9 मंथ्स। अब देखिए, आप लोग इसको यूं करते, अगर मैं आपसे कहता कि कंपाउंडिंग एनुअली है, तो आप लोगों ने इसको जाके कुछ इस तरह से रिकॉर्ड करना था। देखें, 16,000 इंटू 1 प्लस आर 20% रेज टू पावर। बेटा, ये 9 मंथ्स है, तो आप इसको कन्वर्ट करते 9/12 माइनस 1। कैसे ही था। अब सिर्फ क्या चेंज है कि भाई, जब कंपाउंडिंग एनुअली होता है तो एम की वैल्यू होती है 1, तो वो शो करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि आर डिवाइडेड बाय 1 कर दूं तब भी वो 20% ही रहेगा, आर ही रहेगा। एंड टी मल्टीप्लाइड बाय 1 कर दूं तब भी वो टी ही रहता है। लेकिन जब कंपाउंडिंग चेंज हो जाए, फिर चाहे वो सेमी एनुअल हो, क्वार्टरली हो, मंथली हो, डेली हो, आपने उसके मुताबिक एम की वैल्यू को जाके पुट करना होता है। अब कंपाउंडिंग क्वार्टरली मींस दैट एम इज 4, कि हमने साल में 4 मरतबा इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करनी है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय एंड टाइम मल्टीप्लाइड बाय, बस आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इतना सा चेंज था फार्मूले के अंदर। गॉट इट। आंसर फाइंड कर लेंगे आप लोग। इसी तरह से आप लोग देखिए, हमारे पास एक क्वेश्चन आया था 118, इसमें था कंपाउंडेड। तो सबसे पहले देखिए, इधर भी कंपाउंड इंटरेस्ट ही था, तो आप लोगों ने सबसे पहले देखना था, यहाँ डायरेक्ट कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लेते हैं। 125,000 जी, 125,000 इंटू 2 टाइम्स 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट 12%, 12% डिवाइडेड बाय हाफ ईयरली, तो 2 रेज टू पावर हाफ ईयर 1.5 and multiplied by 2 minus 1, and the answer is 23877। आई होप कि आप सब बच्चों को ये बात समझ आ चुकी है। ऐसे ही है ना। सेम केस 119 के साथ कंपाउंडेड एम की वैल्यू 2। बेटा, सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम ड्यूरेशन में फर्क है। ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं। व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट 6 मंथ कंपाउंडेड क्वार्टरली हो जाएगा। व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 9 मंथ 10% कंपाउंडेड क्वार्टरली कर लेंगे आप लोग। कहते हैं कौन डिपॉजिटेड एन अमाउंट इनटू द बैंक which will be doubled in 8, तो प्रिंसिपल अमाउंट 1, फ्यूचर की वैल्यू 2, in 8 years time duration 8, find the rate of interest considering that the amount is compounded। तो ये तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। 2 इज इक्वल टू 1 इंटू 1 प्लस R%। अब सपोज ये था कंपाउंडेड एनुअली, तो मुझे डिवाइडेड बाय एम करने की जरूरत नहीं। अगर यहाँ पे कहता कंपाउंडेड क्वार्टरली, तो मैं R% डिवाइडेड बाय 4 कर लेता। यहाँ पे कहता कंपाउंडेड सेमी एनुअली, तो मैं R% डिवाइडेड बाय 2 जरूर करता। क्लियर। और फिर यहाँ पर रेज टू पावर 8 जी, और यहां से आपके पास आंसर आ जाता है
ऑलराइट, एज सच कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं था ये हमारे पास। नेक्स्ट देखें, कहते हैं डिटरमिन द रेट कंपाउंडेड एनुअली नीडेड टू हैव मनी डबल इटसेल्फ इन सेम, ऊपर वाला है, ठीक है। सिर्फ 8 को अब क्या कर देना था यहां पर, बस, और आपके पास क्वेश्चन का आंसर आ गया। 5 पॉइंट कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 24 and 20% 9 months कंपाउंडेड क्वार्टरली, ये रिपीट नहीं हो गया, ऊपर ऐसा था क्वेश्चन, वैल्यूज में थोड़ा चेंज था जी। 378.3 ये आना था, तो क्यों ना आप इसको 24,000 कर दो, सेम आंसर आ जाता है। इसमें क्वेश्चन 124 में आप लोग प्रिंसिपल अमाउंट को 24,000 करते हैं। 125 सम ऑफ मनी एट कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट्स टू, अब जहां पे हम 2 लिख रहे थे वहां पे 3 आ जाएगा। इन हाउ मेनी इयर्स विल इट बी 9 टाइम्स। तो बेटा अब 2 वे है आपके पास कि सबसे पहले आपने रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना है इसके 3 टाइम्स होने का, ये इस तरह से आप लोगों ने, अब देखिए यहां पे इसने क्या दिया था, एट कंपाउंड इंटरेस्ट, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड है। जब कंपाउंडिंग ना बताई गई हो तो कंपाउंडिंग एनुअली होता है। क्लियर? अच्छा, अब यहां से देखिए आपके पास रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या आ रहा है, 3 इज इक्वल टू 1 इंटू 1 प्लस x% रेज टू पावर 3। तो यहां से देखें रेट ऑफ इंटरेस्ट 44.22। अब यही रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना है और यूज करना है आप लोगों ने टाइम फाइंड करने के लिए। जब वैल्यू 9 टाइम्स, तो ये बनेगा 9 इज इक्वल टू 1 इंटू 1 प्लस 44.22%, और अब टी को x कंसीडर कर लेना। तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी 9 इज इक्वल टू 1 इंटू 1 प्लस 44.22% raised to power x, and the answer is 6। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये बात क्लियर? अगर इसमें कोई इशू था तो अब आई होप के रिजॉल्व हो चुका है, और इस जैसे क्वेश्चन अब अगर फ्यूचर में आ गए तो आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। कि देखें ऊपर आपको टाइम बता दिया, नीचे टाइम ही पूछ लिया, तो इसका मतलब फर्स्ट वाले से मैंने रेट फाइंड करना है, उस रेट को जाके यूज करना है सेकंड फार्मूले में, और उससे टाइम पूछना है। क्लियर? 126 certain sum of money for 2 years 5% is this, कौन भला? कंपाउंड इंटरेस्ट। तो हमने उसे क्या बताना है, सम प्रिंसिपल अमाउंट की वैल्यू बतानी है, और हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट की वैल्यू, अब ये इजी क्वेश्चन है, आप लोगों से क्या आंसर है, 3200। A sum of money double itself in compound interest in 15 years, it will become 8। अब ये 125th की तरह का क्वेश्चन है आपके पास। अब देखें डबल itself in 15 years, तो 2 is equal to 1 into 1 plus r% raised to power 15। अब नेक्स्ट देखें। अच्छा, अब यहां पर अगर गौर करें, कंपाउंड इंटरेस्ट बता दिया है, ये देखें, तो कंपाउंड इंटरेस्ट का यही क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट में भी हो सकता है। तो फिर वो कहते हैं सम ऑफ मनी विल डबल इटसेल्फ एट सिंपल इंटरेस्ट इन 15 इयर्स। तो फिर हम लोग r मल्टीप्लाइड बाय 15 कर देते हैं। क्लियर? अच्छा, ये देखें r की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है जी। अब ये वाली परसेंटेज यूज करेंगे 8 टाइम्स के लिए, 4.72% रेज टू पावर, तो यहां से x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। क्लियर? कोई इशू? 128 what sum of money lent out at compound interest will amount to rupees 96। क्या भाई आज कितना हम उधार दें,
कि ये हमारे पास 968 बन जाए, अमाउंट्स टू, तो ये फ्यूचर वैल्यू है, प्रिंसिपल अमाउंट फाइंड करनी है, इन 2 years एट अ रेट ऑफ 10%, इंटरेस्ट बिगिन चार्ज्ड, तो मतलब कंपाउंडेड एनुअली है। ओके अब देखें क्या आएगा हमारे पास, इसका आंसर हो सकता है ये फाइंड इजीली। इसमें मेरा ख्याल कि आप लोगों को कोई मुश्किल हुआ हो। 129 सिंपल इंटरेस्ट on a sum for 1 year is 16. What will be the compound interest on the same sum and at the same rate of interest for 1 year? 16. अगर यहां अब देखें, मुझे ना तो सम गिवन था ना रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन था, सिर्फ इतना पता था 1 साल के इंटरेस्ट 60 रुपए है। अब अगर कंपाउंड इंटरेस्ट भी हो और वो भी कंपाउंडेड एनुअली हो, तो सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट में कोई फर्क नहीं। ये बेसिकली एक लॉजिकल क्वेश्चन था। लेकिन अगर यहां पर होता कि हमारे पास कंपाउंडेड सिंपल इंटरेस्ट होता है एनुअल बेसिस पर, लेकिन ये अगर होता कंपाउंडेड सेमी एनुअली, कंपाउंडेड क्वार्टरली या कंपाउंडेड मंथली, फिर 60 नहीं था, फिर साथ में आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट या कोई ना कोई चीज बाद में इंफॉर्मेशन के तौर पर देता, हम उसको कैलकुलेट करते और फिर जाकर बताते। ऑलराइट, क्योंकि अब अगर कंपाउंडिंग ज्यादा होती जाए तो इंटरेस्ट की वैल्यू 60 से ज्यादा होती। ऑलराइट, नेक्स्ट द नंबर ऑफ, अच्छा फिर इसके लिए लॉजिकल क्या हो सकता था, तो फिर वो ना एक आंसर 60 से ज्यादा लिखता, सपोज के 66, दूसरा 60 लिख देता, तीसरा आप ऐसे समझ ले जैसे यहां पर 50 आ गया और यहां पर 56 आ गया, तो फिर मैं जाके किसको टिक करता, मैं 66 को टिक करता। फिर ये लॉजिक थी। फिर हमें फिर ये पता था कि भाई 60 से तो इंटरेस्ट ज्यादा ही है, तो देखना था कि 60 से ज्यादा वाली वैल्यू कौन सी है, तो वो सिर्फ ऑप्शन में एक ही वैल्यू मिलती, तो आपने इसको टिक कर लेना था। बात क्लियर हो गई? तो कहीं ना कुछ लॉजिकल क्वेश्चंस भी आपसे पूछ लेते हैं, और लॉजिकल के लिए जरूरी नहीं कि वो थ्योरी बेस्ड ही हो, वो न्यूमेरिकल्स के ऊपर भी अप्लाई करवा देते हैं वो चीजें। और ये चीज आप लोगों ने पढ़ी हुई है कि फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट सिंपल और कंपाउंड में सेम रहता है, अगर कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली है तो। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं 130 the number of years in which a sum double its array at 4% per annum compounded। अगर ये होता है ना सिंपल इंटरेस्ट, तो फिर तो हमें पता था डबल होने के लिए हम लोग अलग से फार्मूला यूज कर लेते, लेकिन 4% पर अगर कंपाउंड इंटरेस्ट है तो फिर 2 इज इक्वल टू 1 इंटू 1 प्लस 4% रेज टू पावर टी, मतलब एक्स कैलकुलेटर, तो वैल्यू क्या आ जाती है आपके पास 18। और अगर सिंपल इंटरेस्ट होता तो फिर 25 ईयर्स, तो फिर 25 ईयर्स आपके पास 25 इंटू 4 इज इक्वल टू 100% का इंक्रीज आ जाता 25 ईयर्स में। नेक्स्ट देखें, व्हाट विल बी द इंटरेस्ट ऑन 1500, व्हाट विल बी द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टेड फॉर 2 years, 5% हो जाएगा सॉल्व। आंसर मैच कर गया। 132 a man borrowed 3125 and at the end of 2 years he repaid the principal amount future value, rate of interest पूछ लिया, बाद if the compounded and time भी बता दिया, मेरा नहीं ख्याल कि कोई इशू है 20%। if the total interest on, क्या इतने मजे के क्वेश्चन हैं, सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, ऐसे ही है ना? आगे अभी डिस्कशन हो जाती है इंशाल्लाह, 150 तक कर लेने हम लोगों ने इजीली। इफ द टोटल इंटरेस्ट अर्नड आफ्टर एट द रेट ऑफ कंपाउंडेड एनुअली इज दिस देन द प्रिंसिपल अमाउंट इज, अब देखिए इंटरेस्ट की अमाउंट बता दी, इफ द टोटल इंटरेस्ट अर्न, और यहां पर कंपाउंडिंग की बात भी कर ली, तो प्रिंसिपल अमाउंट की समझ आ गई होगी आपको जी। 134, अब देखिए 134 हमेशा याद रखिएगा बेटा, कंपाउंड इंटरेस्ट ज्यादा हो, अगर सेम अमाउंट सेम हर अमाउंट रेट ऑफ इंटरेस्ट या टाइम को चेंज कर लो तो फिर हमें देखना पड़ेगा कि कौन ज्यादा है कौन कम है। लेकिन अगर हम लोग कांस्टेंट रखें चीजों को,
कि प्रिंसिपल भी सेम, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी सेम, टाइम ड्यूरेशन भी सेम, तो हमेशा कंपाउंड इंटरेस्ट ज्यादा होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट ग्रेटर होगा, सिंपल इंटरेस्ट कम होगा। तो जब डिफरेंस फाइंड किया जाता है तो हमेशा याद रखना कि ग्रेटर माइनस स्मॉलर करना है, क्योंकि स्मॉलर माइनस ग्रेटर कर दिया तो वो डिफरेंस नेगेटिव में होता है, तो आंसर गलत हो जाएगा। अब यहां पे क्या कहता है, कहते हैं द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड सिंपल इंटरेस्ट इज, ये डिफरेंस की वैल्यू है, इट मींस दैट वो कह रहे हैं कंपाउंड माइनस, ये मतलब से आई स्टैंड फॉर सिंपल इंटरेस्ट, इज इक्वल टू, ऑल राइट। अब देखिए कहता है व्हेन द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज पर एनम फॉर अ पीरियड ऑफ, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ, मतलब तीनों चीजें सेम है, लेकिन कंपाउंड और सिंपल इंटरेस्ट में जो हमारे पास डिफरेंस आ रहा है वो 1440। बेटा सिंपल इंटरेस्ट माइनस कंपाउंड इंटरेस्ट ना कर रहे हैं। अब देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला क्या होता है, ये देखो, प्रिंसिपल, ऑलराइट, इनटू 1 प्लस 12% रेज टू पावर 2 -1 माइनस प्रिंसिपल मल्टी, अब इसका फार्मूला अप्लाई कर देते हैं, 12% मल्टीप्लाइड बाय 2 इज इक्वल टू, बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया और आपके पास प्रिंसिपल अमाउंट की वैल्यू आ जाएगी। कैलकुलेटर पे जैसे ही बताओगे पी की जगह पे एक्स पुट करो, 1.2 लाख, 12 लाख आता है, 1 लाख आता है, ये 1 लाख, 12 लाख नहीं, ये 1,20,000 बनता है, 1.2 लाख जी, माइनस ये बेटा सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला PRT, सिंपल इंटरेस्ट की अमाउंट फाइंड करने का फार्मूला PRT, और कंपाउंड इंटरेस्ट की अमाउंट फाइंड करने का फार्मूला 1 लाख। क्लियर? नेक्स्ट देखें, सेम बिल्कुल ऐसा ही कॉन्सेप्ट 135, कहते, अच्छा ये देखें, व्हाट वुड बी द सिंपल इंटरेस्ट if the compound interest is 2100 invested on a certain sum for 2 years at 10%, तो कहता है उसके ऊपर सिंपल इंटरेस्ट। भाई सिंपल इंटरेस्ट के लिए मुझे टाइम भी मिल गया, मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट भी मिल गया, लेकिन साथ मुझे प्रिंसिपल अमाउंट भी तो चाहिए, तो प्रिंसिपल अमाउंट हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास कैसे आएगी, यहां पर 2100 इज इक्वल टू प्रिंसिपल इनटू 1 प्लस 10%, 10% रेज टू पावर 2 -1, 10,000। अब 10,000 के ऊपर सिंपल इंटरेस्ट फाइंड कर लो, इनटू 10% एंड मल्टीप्लाइड बाय 2, एंड आंसर इज 2। ये इसमें से एक जीरो उड़ा दो, बल्कि सब में से उड़ा दो, ऑलराइट, ये करेक्शन कर लेना जरा, क्वेश्चन 135। अच्छा क्वेश्चन समझ आ गया सब बच्चों को? An amount of rupees 110,000 is invested at compound interest payable annually, means compounded annually. Okay. If the rate of interest is 11% per annum, what will be total interest after? फाइंड कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। 137, मिस्टर एक्स बोरोड, भाई ये फिर प्रिंसिपल अमाउंट है, at 12.5% rate of, at the end of 3 years time the money was repaid along with the interest, मतलब इससे पहले हम इंटरेस्ट नहीं पे करते थे, 3rd ईयर के एंड पर ही कर रहे हैं, इंटरेस्ट एक्रूड है। the amount is of interest paid by him is, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था, 5120 के ऊपर इंटरेस्ट हम लोगों ने कैलकुलेट करना था, कोई इशू है इसमें? 2170। There is a 90% increase in an amount in 9, अब जैसे आपसे कहा करता था कि 2 times 3 times 9 times 8 times, यहाँ कहता है 90%,
तो प्रिंसिपल को 100, तो 90% के इंक्रीज के बाद वो अमाउंट 190 हो जाएगी, 90 रुपीज इसका इंक्रीज आ जाएगा। क्लियर? What will be the compound interest of ₹15 after 4 years at the same rate? तो ऊपर वाली इंफॉर्मेशन से रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना है। किस तरह से? प्रिंसिपल को 100 कंसीडर करो, 100 का 90% कितना होता है? इतना इंक्रीज करना है आपने, तो फ्यूचर वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी? 190 मिल जाएगी, इनटू 1 प्लस आर रेज टू पावर 9। तो यहां से आप, अच्छा यहां पर ये देखो, ये एट सिंपल इंटरेस्ट है, तो यहां पर आप लोगों ने रेज टू पावर नहीं करना, रेट परसेंट मल्टीप्लाइड बाय 9, तो 10%। ये सही है, फ्यूचर वैल्यू का फार्मूला है 1 प्लस आर टी, एच इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर टी। मैं कंपाउंड इंटरेस्ट का अगर कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला लगाता तो फिर तो यहाँ पे सिर्फ मैं 90 लिखता, या सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला भी लगाते तो यहाँ पे सिंपल 90 लिखते हैं। मैंने फ्यूचर वैल्यू का फार्मूला अप्लाई किया है, तो 10%। अब क्या कहता है कि इस रेट पर कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा? अब हम लोग ये देखें, 15,000 इंटू 1 प्लस 10% रेज टू पावर 4 माइनस 1, और ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, 6962। ओके, ये राउंड ऑफ करके जी। सर ये जो ऊपर वाला जो आपने इधर सम वाला फॉर्मूला पुट किया था ना सर, मैंने इधर 90% इज इक्वल टू 100 इंटू पी आर मल्टीप्लाई बाय टी। कोई फर्क नहीं है दोनों, ओके दोनों ही बिल्कुल ठीक है। कि अगर यहाँ पे फ्यूचर वैल्यू लिखोगे तो लाजमी बात है फ्यूचर का फैक्टर, यहाँ पे अगर सिर्फ इंक्रीज देखो तो इंक्रीज तो इंटरेस्ट कहलाता है ना, तो वो इंटरेस्ट अगर यहाँ पे लिखोगे तो फिर आगे पी आर टी का फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। ओके, दोनों ठीक है। हाँ जी, 139, एन अमाउंट इज गिवन एट एन इंटरेस्ट ऑफ 8% per annum. What is the amount if the difference of compound and simple interest for 2 years is? अब ये क्वेश्चन हम लोगों ने पहले भी किया है, तो कंपाउंड और सिंपल इंटरेस्ट में डिफरेंस 352। फिर प्रिंसिपल अमाउंट हम लोगों ने बतानी है 1 प्लस 8% रेज टू पावर 2 माइनस 1 माइनस पी मल्टीप्लाइड बाय एंड मल्टीप्लाइड बाय 2 इज इक्वल टू, तो यहां से प्रिंसिपल अमाउंट कितनी आ जाएगी? 55,000, राइट। नेक्स्ट 140, what is the difference between simple and compound interest on ₹600 for 1 year, 10% per annum, that is recount हाफ ईयरली। अच्छा ये देख बेटा, सिंपल इंटरेस्ट ने थोड़ी ना हाफ ईयरली जाना है, सिंपल ये कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए क्या है कि आपने उसको अब इससे पहले डिफरेंस बता देता था और आपसे प्रिंसिपल अमाउंट पूछता था, आज प्रिंसिपल अमाउंट बता दी और आपसे डिफरेंस की वैल्यू पूछ, तो भाई पहले सिंपल इंटरेस्ट फाइंड कर लो फिर कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड कर लो, दोनों का डिफरेंस। अदरवाइज हमें अब पता है कि मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट करना है, तो ये देखो इसको यूं किया जा सकता था, क्या वैल्यू हमारे, बात दोनों में एक ही है, प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास कितनी है 600, तो पहले कंपाउंड इंटरेस्ट लिखना 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%। अच्छा अब देखिए, अगर यहाँ पे होता ना कंपाउंडेड हाफ ईयरली, क्योंकि टाइम था 1 ईयर, तो फिर कोई डिफरेंस नहीं था, सॉरी कंपाउंडेड एनुअली होता तो फिर कोई डिफरेंस नहीं था, हाफ ईयरली की वजह से डिफरेंस आ जाएगा। अब यहां पर देखें ये 10% रेज टू पावर 2, क्या, अच्छा ये 2 समझ आ गया, 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 मैंने नहीं किया, मैंने सिंपली वही m की वैल्यू लिख दी, -1
तो देखो ये आएगा कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट आएगा 60, 600 का 10%, 60। तो डिफरेंस कितना आ रहा है? क्लियर हो गई बात? नेक्स्ट, what will be the difference between simple and compound interest 16% per annum amount per annum on sum of rupees 2000 for 3 years? हो जाएगा, हो जाएगा, ऐसा कोई मुश्किल नहीं है। अब इसमें अगर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट की कंपाउंडिंग नहीं बताई तो कंपाउंडेड एनुअली है आपके पास, तो डिफरेंस आ रहा है 1। नेक्स्ट देखिए हमारे पास 10 जी, कंपाउंड इंटरेस्ट पहले लिखेंगे, हम किस में भला? ये डिफरेंस निकालेंगे जब हमेशा कंपाउंड इंटरेस्ट पहले लिखेंगे जब तक कि वो खुद ना कहे कि सिंपल इंटरेस्ट इज ग्रेटर। ओके, लेकिन मैंने आपको ये बात पहले ही बताई कि बेटा अगर प्रिंसिपल रेट टाइम सेम है तो हमेशा कंपाउंड इंटरेस्ट पहले आएगा, वो ग्रेटर होता है। जब इनमें से किसी चीज को चेंज करेंगे तो फिर वो आपको बताएगा कि कौन सी वैल्यू ग्रेटर है। फिर देखो, the simple interest on a certain sum of money for 4 years at 4% per annum exceeds। अब देखो खुद उसने क्या दिया, क्या चीज कहता है, सिंपल इंटरेस्ट ज्यादा हो जाता है। भाई कितना, किससे ज्यादा? कहता है कंपाउंड इंटरेस्ट से। अगर सेम सम हो फॉर 3 years एट 5, अब देखो टाइम भी चेंज, रेट भी चेंज, तो इस वजह से सिंपल इंटरेस्ट ज्यादा है। और कितना ज्यादा है कहता है तो प्रिंसिपल अमाउंट। अच्छा क्वेश्चन सेम है, सिर्फ उसने ना जरा स्टेटमेंट को बदला है। लेकिन यहां पर अब आप लोगों ने क्या करना है, आपने सिंपल माइनस कंपाउंड इज इक्वल टू 57 का, और मतलब फिर दोनों के दरम्यान डिफरेंस 57 का है ना, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट ज्यादा है तो ग्रेटर वैल्यू कम्स फर्स्ट। सॉरी, सिंपल इंटरेस्ट ज्यादा है तो सिंपल इंटरेस्ट पहले आ जाएगा। ऑल राइट, हो जाएगा मेरे 24,000। बस इसमें यही पॉइंट था कि यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट नहीं करना था, यहाँ पे ग्रेटर वैल्यू सिंपल इंटरेस्ट की थी तो सिंपल इंटरेस्ट माइनस कंपाउंड इंटरेस्ट जाके कर लेना था। हो गया ये सवाल? ये 145 पे रिपीट हुआ। ओके, 143, difference between compound interest simple in on a certain sum of money for 2 years at 4% per annum is rupees। अब जब इस किस्म की बात करेगा तो हमेशा कंपाउंड माइनस सिंपल इज इक्वल टू 50। ये सॉल्व हो जाएगा एंड आंसर इज 250। A sum of money lent at compound interest amount to rupees in 2 years and 2 rupees this in फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब ऐसे क्वेश्चन ना हम लोगों ने सिंपल इंटरेस्ट में काफी सारे किए थे, कंपाउंड इंटरेस्ट में अच्छा एक मेथड तो वही है सेम हमारे पास, 1210 इज इक्वल टू प्रिंसिपल इनटू 1 प्लस आर परसेंट रेज टू पावर 2, और दूसरी इक्वेशन बनेगी 1464.1 प्रिंसिपल 1 प्लस आर परसेंट रेज टू पावर, और दोनों को आपस में डिवाइड कर दें तो P के साथ P कैंसल। अब जब ये वाली इक्वेशन अपने कैलकुलेटर को बताएंगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%। ये बात क्लियर? मेरा दिल कर रहा है कि यार इसको इजी कर दो। जब ऐसी सिचुएशन आ जाए आपको पता है कि आगे इंटरेस्ट की वैल्यू शामिल होने के बाद जो अगला इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है ना वो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट के ऊपर होता है, प्रिंसिपल के ऊपर नहीं कैलकुलेट होता। ऐसा ही है ना? तो आप लोगों ने यहां पर जो फर्स्ट वैल्यू आया ना इसको प्रिंसिपल कंसीडर कर लेना, जो सेकंड वैल्यू आया उसको फ्यूचर कंसीडर कर लेना, और जो टाइम आपने लेना है ना वो इन दोनों का डिफरेंस लेना है। ऑलराइट, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये देखो फ्यूचर वैल्यू 1464.1 इज इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट 1210 इंटू 1 प्लस आर परसेंट रेज टू पावर 2। क्लियर? ये वाला काम सिंपल इंटरेस्ट पे नहीं करना, वहां पे डिफरेंस था।
सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता था, उन दोनों वैल्यूज का डिफरेंस टोटल टाइम ड्यूरेशन का इंटरेस्ट बनता था, डिवाइडेड बाय वो टाइम का डिफरेंस लेते थे तो पर ईयर इंटरेस्ट आता था। वो फर्स्ट वैल्यू में से माइनस करते थे उसके टाइम के मुताबिक तो प्रिंसिपल अमाउंट आती थी। याद आया? लेकिन यहां पर फर्स्ट वैल्यू को प्रिंसिपल, बाद वाली वैल्यू को फ्यूचर, और टाइम का डिफरेंस आपने लेना है, तो आपके पास रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा। क्लियर? अब सपोज अगर यहां से मुझसे पूछता आप व्हाट्स द सम इज, तो मैं यहां से रेट ऑफ इंटरेस्ट ऐसे फाइंड करता। फिर अब इस वैल्यू को, भाई उस सम के लिए तो 1210 फ्यूचर है ना, अब इसको फ्यूचर कंसीडर करता। 1210 इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 + 10%, कितने टाइम के लिए? 2, ये जो 2 इधर लिखा हुआ था, तो ये आपके पास आ गया 1000, तो प्रिंसिपल अमाउंट 1000। क्लियर? नेक्स्ट देखें 145, ये रिपीट हो गया क्वेश्चन हमारे पास। 146, the difference between the compound and simple on a certain sum at 7.5% for 3 years is this, find the sum। कर लेंगे फाइंड, कोई मतलब न्यू चीज नहीं है इसमें। The difference between simple and compound interest on a certain amount of money for 8 years 14% is this, find the amount। तो भी अब चाहे वो सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट का है या कंपाउंड एंड सिंपल इंटरेस्ट का है, कंपाउंड इंटरेस्ट कम्स फर्स्ट। क्लियर? तो ये भी आप लोग सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। 148 में देखें, अली हैज 40,000 and he invested some amount in scheme A at compound interest at 15% and the remaining amount in scheme B at simple interest at 10%. If he got the same interest from both the investment at the end of 1 year, how much did he invested in scheme B? अब ये बड़े मजे के क्वेश्चन यहां से स्टार्ट हो जाते हैं आपके पास। अब देखिए भाई, टोटल इन्वेस्टमेंट अली के पास कितनी है? अब उसने ना इस 40,000 को करना है डिवाइड, लेकिन क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा हुआ था कि इक्वली डिवाइड करना है। ये नहीं लिखा हुआ था कि स्कीम ए में 20,000 एंड स्कीम बी में भी 20,000, फिर तो कोई मसला ही नहीं था। उसने कहा कुछ अमाउंट स्कीम ए में और रिमेनिंग अमाउंट स्कीम बी। तो आप लोगों ने क्या करना है कि स्कीम ए के लिए जो प्रिंसिपल कंसीडर करना है वो एक्स, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं है कितना इन्वेस्ट की है, तो वो आपने क्या सपोज करनी है? एक्स। तो भाई स्कीम बी में कितनी प्रिंसिपल की अमाउंट चली जाएगी जी? 40,000 माइनस एक्स। वाई नहीं करना है इसको, और एक्स भी नहीं करना, क्योंकि अगर एक्स एक्स करोगे इट मीन दैट दोनों इक्वल है। क्लियर? इक्वल का कहेगा तो एक्स एक्स करेंगे ना, इक्वल तो उसने कही नहीं है। और यहाँ पे अब टोटल का पता है और ये भी पता है टोटल इन्वेस्टमेंट उसने यही करनी है, तो एक्स जाएगी स्कीम ए के पास, स्कीम बी के पास 40,000 माइनस एक्स, तो बाकी सारी अमाउंट स्कीम बी को दे देगा। बात क्लियर? अब यहाँ पे देखो सम अमाउंट, अब वो सम अमाउंट का पता चल गया कितनी अमाउंट, एक्स अमाउंट एट कंपाउंड इंटरेस्ट 15% एंड द रिमेनिंग एट, ये चीज देखनी, वो स्कीम ए कंपाउंड इंटरेस्ट के मुताबिक, स्कीम बी सिंपल इंटरेस्ट के मुताबिक एट 10%, कितने अरसे के लिए? नहीं, टाइम पीरियड ये देखिए फॉर 1 ईयर। अच्छा, अब कहता है कितनी अमाउंट, अगर दोनों के इन्वेस्टमेंट, जो इन्वेस्टमेंट है, हाउ मच डिड ही इन्वेस्ट इन स्कीम बी, कब तक, इफ ही गॉट द, इट मींस दैट कि स्कीम ए का इंटरेस्ट, इंटरेस्ट फ्रॉम स्कीम ए, इसको यूं लिख लें, इंटरेस्ट फ्रॉम स्कीम ए इज इक्वल टू इंटरेस्ट फ्रॉम स्कीम बी। ऑलराइट, अब इंटरेस्ट फ्रॉम स्कीम ए कैसे आएगा? प्रिंसिपल अमाउंट, क्योंकि वो कंपाउंड इंटरेस्ट थी, तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला प्रिंसिपल अमाउंट इंटू 1 + 15%, रेस्ट 1 लिखने की जरूरत नहीं है,
-1 क्लियर इज इक्वल टू, अब स्कीम बी की प्रिंसिपल अमाउंट 40,000 माइनस एक्स। अच्छा, इसके बाद मल्टीप्लाई या ब्रैकेट लगा दी तो सोल्यूशन गलत हो जाएगा, तो कैलकुलेटर ने सिर्फ एक्स को मल्टीप्लाई करवा देना है। तो आपने ऐसी सिचुएशन में प्रिंसिपल को हमेशा ब्रैकेट में लिखना है। अब ये 40,000 माइनस एक्स जाके मल्टीप्लाई होगा। अगर ये ब्रैकेट नहीं लगाते इसके दरमियान, आगे ब्रैकेट चाहे लगा दो, उसने एक्स को जाके मल्टीप्लाई करना है। ऑल राइट, बात क्लियर हो गई। अच्छा, अब मल्टीप्लाइड बाय 10% एंड मल्टीप्लाइड बाय 1 करने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन सॉल्व हो गया आपका। एक्स की वैल्यू 16,000, तो आपने टिक नहीं करनी 16,000। क्यों भला? क्योंकि बेटा 16,000 स्कीम ए की इन्वेस्टमेंट है और उसने आपसे क्या पूछा, स्कीम बी, तो स्कीम बी में 40 में से 16,000 गए 24। अब ये मिस्टेक कॉमन है बच्चों में कि वो लोग जो भी एक्स की वैल्यू आती है वो हमारे ऑप्शन में मौजूद होती है, बच्चे टिक कर देते हैं। ये नहीं देखते कि भाई आपसे वो नहीं पूछी थी, आपसे तो दूसरी वैल्यू पूछी थी, तो आपने इस बात का ख्याल रखना। या आप यूं कर लिया करें कि जो वैल्यू बतानी है उसको एक्स कंसीडर करें। आप स्कीम बी को एक्स कंसीडर कर लेते और स्कीम ए को 40,000 माइनस एक्स कंसीडर कर लेते, तो एक्स की वैल्यू 24,000 होती। ऑल राइट, अगर मतलब आप इस तरह से उलझ जाती हो तो जो वैल्यू बतानी हो उसको एक्स कंसीडर कर लिया करो। बात समझ आ गई सब बच्चों को? ये क्वेश्चन अब क्लियर है? ये वो क्वेश्चन था जो आप लोग नहीं कर पाए होंगे, अब हो गया। मैं चले, शुक्र है सारे नहीं कर पाए। अब देखें 149। अच्छा, सेम क्वेश्चन है, फर्क क्या है? ऊपर 40,000 थे, अब यहां पर 6,100 was partially invested in scheme A and partially in scheme, तो फिर एक में x, दूसरे में 6,100 माइनस एक्स प्रिंसिपल अमाउंट हो जाएगी। फिर ये 10% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली फॉर 2 इयर्स, और स्कीम बी के लिए 10% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट फॉर 4 years. Both the schemes worth equal interest. How much was invested in scheme? अब स्कीम ए को मैं एक्स कह दूंगा, मतलब इसके प्रिंसिपल अमाउंट को, तो स्कीम बी की प्रिंसिपल अमाउंट को 6,100 माइनस एक्स। अब देखें, इन्वेस्ट इंटरेस्ट फ्रॉम स्कीम ए कहता है इक्वल टू होना चाहिए इंटरेस्ट फ्रॉम स्कीम। अब स्कीम ए के ऊपर जो इंटरेस्ट है कंपाउंड इंटरेस्ट है एक्स इनटू, अब बेटा अगर सपोज ये 6,100 माइनस एक्स होता ना तो वो ब्रैकेट में ही लिखते हैं, उसको 6,100 माइनस एक्स और फिर ब्रैकेट नहीं लगानी थी, क्वेश्चन गलत हो जाना था। फिर प्रिंसिपल अमाउंट अगर दो वैल्यूज के ऊपर हो तो उसको आपने इनक्लोज्ड बाय ब्रैकेट रखना है, राइट। अच्छा, यहां पर 1 प्लस 10% कंपाउंडेड एनुअली था फॉर 2 years इज इक्वल टू हो जाता है 6,100 माइनस एक्स मल्टीप्लाइड बाय 10% मल्टीप्लाइड बाय 4 years एंड द एक्स इज, और एक्स ही इन्वेस्टमेंट की प्रिंसिपल अमाउंट थी, उसने यही पूछा था। और अगर यहाँ पे स्कीम बी के लिए पूछ लेता तो 21। बात क्लियर? अब कोई इशू इस क्वेश्चन में? हो जाएंगे सॉल्व जी? ओके, द डिफरेंस between the compound interest simple interest earned at the end of second year on the same sum of money 10% per annum is, अब ये तो हो गया होगा आप लोग से। ओके, कंपाउंड माइनस सिंपल इज इक्वल टू 20, तो 10% और टाइम 2 year आपके पास, तो आपके पास इसका आंसर आ गया 2। क्लियर है सब बच्चों को? 150 तक आप लोगों ने ये कंप्लीट किए थे।
अच्छा, कंपाउंड इंटरेस्ट 150 तक कंप्लीट हो चुका हमारा। उसके साथ सिंपल इंटरेस्ट 140 तक हम लोग डिस्कस कर चुके थे, और आप उसे कर चुके हैं 150 तक, सॉरी हम लोग 40 तक डिस्कस कर चुके थे और आप 50 तक सॉल्व कर चुके हैं। अच्छा, इसके नेक्स्ट 10 क्वेश्चन में कोई इशू? 40 तक हो गया था। अब देखिए जरा 41, at what rate of simple interest per annum does a person get an interest of rupees this on the principal amount of rupees this after 7 years? तो ये इंटरेस्ट की अमाउंट है आपके पास, तो I is equal to PRT, सिंपल था ये आपके पास। कहते हैं पिंकी इन्वेस्टेड एन अमाउंट ऑफ रुपीज 24,500 एट अ रेट ऑफ 9% पर एनम, आफ्टर हाउ मेनी इयर्स विल शी गेट अ सिंपल इंटरेस्ट ऑफ रुपीज। अब देखो, शी विल गेट अ सिंपल इंटरेस्ट, ये इंटरेस्ट की अमाउंट है, आई इज इक्वल टू पीआरटी, फ्यूचर वैल्यू नहीं है ये। अच्छा, तो कितना टाइम उसको लग जाना है इस अमाउंट तक पहुंचने के लिए? 17 ईयर्स। कोई इशू नहीं ना? if total amount of simple interest on a sum of money at the rate of 8% per annum is in 4 years is this, क्या भला? amount of principal I is equal to PRT। अच्छा, नेक्स्ट देखें, रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट ऑन सम ऑफ मनी इज 6% पर एनम फॉर द लास्ट 3 years, 8% पर एनम फॉर द नेक्स्ट। बेटा ये कॉन्सेप्ट हम लोगों ने अभी पढ़ना है, इसको जरा स्टैटिक बना लो कि डिफरेंट टाइम ड्यूरेशंस में डिफरेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट यूज हो रहे हो, तो सिंपल इंटरेस्ट यूज करते हुए उसकी प्रिंसिपल अमाउंट, उसकी फ्यूचर वैल्यू, उसकी इंटरेस्ट की अमाउंट, एंड कंपाउंड इंटरेस्ट यूज करते हुए प्रिंसिपल, फ्यूचर और इंटरेस्ट के अमाउंट को कैसे कैलकुलेट करें, इनके फार्मूलाज में थोड़ा सा चेंज आता है। तो ये पूरा टॉपिक अभी हम लोगों ने पढ़ना है, तो अभी इसको डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, ये पेंडिंग पे जा रहा है हमारा क्वेश्चन 44। इसी तरह नेक्स्ट देखें, मिस्टर आमिर मेड एन इन्वेस्टमेंट इन ट्रू स्कीम। अब ये सेम क्वेश्चन, अभी कॉन्सेप्ट हम लोगों ने ले लिया, सिर्फ फर्क क्या है कि भाई सिंपल इंटरेस्ट कहेगा तो उसके फार्मूले लग जाएंगे, कंपाउंड कहेगा तो उसके क्वेश्चन है लॉजिकल। क्या करना है यहाँ पर? अब इन टू स्कीम मिस्टर आमिर एक इन्वेस्टमेंट कर रहा है, कहते हैं स्कीम ए में और स्कीम, और अच्छा ये नहीं बता रहा टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी है, अच्छा सिर्फ ये बता रहा है कि इन्वेस्टमेंट इन स्कीम ए इट्स 2000 मोर देन इन स्कीम बी। तो आप लोगों ने बेटा स्कीम बी की इन्वेस्टमेंट प्रिंसिपल अमाउंट को एक्स और ए को एक्स प्लस 2000 कंसीडर करने हैं। ये बात समझ आ गई? अच्छा, क्लियर है ये बात? क्यों? सिंपल सी बात है, ये देखो कहता है कि ये 2000 रुपए ज्यादा है स्कीम ए के पास, तो स्कीम बी के पास अगर एक्स रुपीज है, तो स्कीम बी ए के पास कितने होंगे? एक्स प्लस 2000। ऑल राइट, investment in scheme A carries 6% rate of interest, whereas scheme B 8% rate of interest. What is the sum invested in scheme A? If the difference in interest in 3 years is, अब दोनों के जो कहता है, अब मुझे एक बात बताओ, डिफरेंस इन इंटरेस्ट मतलब आई ए माइनस आई बी, तो आपने क्वेश्चन के सीक्वेंस के मुताबिक चलना होता है, इज इक्वल टू 120 आई ए। तो इन्वेस्टमेंट इन स्कीम इज एक्स प्लस 2000, तो बेटा इसको ब्रैकेट में रखने के बाद मल्टीप्लीकेशन, अगर ब्रैकेट ना लगाए और सिर्फ मल्टीप्लीकेशन तो सिर्फ 2000 में मल्टीप्लाई हो जाता है। ओके, इसीलिए क्वेश्चन गलत हो जाता है फिर। अब देखिए अब इन्वेस्टमेंट ए के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट कितने अरसे के लिए? 3 years माइनस एक्स स्कीम बी के लिए जो मैंने इन्वेस्टमेंट कंसीडर की थी। अब इसको चाहे मल्टीप्लाइड कर दो, सिंगल वैल्यू है, मल्टीप्लाइड बाय एंड मल्टीप्लाइड बाय इज इक्वल टू, तो आपके पास एक्स की वैल्यू आएगी एंड एक्स इज 4000। तो बेटा एक्स हम लोगों ने स्कीम बी को कंसीडर किया था, तो एक्स 4000 टिक नहीं। आपसे क्या पूछा?
और स्कीम ए में 2000 रुपए ज्यादा इन्वेस्ट किए थे, तो कितने इन्वेस्ट किए? और अगर आज से पूछ ले द टोटल इन्वेस्टमेंट है, तो दोनों को ऐड कर लेना था 10,000। गॉट इट? अब कोई इशू? शाबाश। अब नेक्स्ट जो आपके क्वेश्चन होने हैं ना, वो बिल्कुल इसी पैटर्न को फॉलो करते जाएंगे और आपने ये कंडीशन देखते जाने हैं। कहते हैं मिस्टर मुस्तफा इन्वेस्टेड रुपीज 10 इन स्कीम ए at 8% interest and 15,000 in scheme B carrying X%। अब देखिए दोनों की प्रिंसिपल अमाउंट बता दी, एक के इंटरेस्ट को मिस कर दिया। इतना इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर इज 215। फर्स्ट ईयर तो मतलब टाइम को 1 ईयर कंसीडर कर लेना है फॉर बोथ इन्वेस्टमेंट। अब कहते हैं द इन्वेस्टमेंट इन स्कीम बी कैरीज व्हाट रेट ऑफ इंटरेस्ट? शाबाश। इफ द इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर इज, तो मतलब दोनों का इंटरेस्ट ये है, तो इसके लिए आना था आई ए प्लस आई बी इज इक्वल टू 215। ऑल राइट, जल्दी से जरा इसको सॉल्व करो। एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट इज, अच्छा क्या इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई इशू हुआ? इजी है? चलिए गुड। The interest on a certain deposit at 4.5% per annum is in 1 year। इंटरेस्ट की अमाउंट आ गई, टाइम ड्यूरेशन आ गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया, तो हम प्रिंसिपल फाइंड कर सकते हैं। फिर कहते हैं हाउ मच विल एडिशनल इंटरेस्ट इन 1 year बी ऑन द सेम डिपॉजिट एट 5% पर एनम। तो भाई पहले तो आप इंटरेस्ट की अमाउंट फाइंड करें ना, तो इंटरेस्ट की अमाउंट क्या आ जाएगी? आप उस इन्वेस्टमेंट की जो अमाउंट है वो क्या आ जाएगी? आपकी प्रिंसिपल अमाउंट 202.5 इज इक्वल टू x मल्टीप्लाइड बाय 4.5%। अब मल्टीप्लाइड बाय 1 करने की जरूरत नहीं है, 4500, तो 4500 इंटू 5% मल्टीप्लाइड बाय 1 करने की जरूरत नहीं, 225। तो 202.5 इसमें से माइनस कर दो 22.5, तो ये आपके पास आंसर है। नेक्स्ट, a lend rupees, Mr. A lent rupees 8,000 to B for 2 years and 4,000 to C for 4 years। मतलब A ने B को 8,000 रुपए उधार दिए 2 साल के लिए और C को 4,000 रुपए उधार दिए 4 साल के लिए on simple interest at the same rate of interest and received rupees this in all from both of them as interest। तो मतलब I interest from Mr. B plus interest from Mr. C is equal to, अच्छा नेक्स्ट देखो, द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम इज। अब यहां पर हम लोग ये कैसे कैलकुलेट, इंटरेस्ट ऑफ बी कैसे कैलकुलेट करना है हम लोगों ने? 8,000 और परसेंट प्लस 4,000। अब देखिए दोनों के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम था, तो हम लोग दोनों के लिए ही x% लिख लेंगे इज इक्वल टू एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट इज। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया आप लोगों का। क्वेश्चन नंबर 49, ऑन द डे you entered college, you borrow rupees from your local bank, the term of the loan include an interest rate of 5.75%। the term stipulated that the principal is due in full 1 year after you graduate। मतलब आपने जो अमाउंट पे करनी है वो अपनी ग्रेजुएशन के 1 साल के बाद, एट द एंड ऑफ ग्रेजुएशन नहीं करनी। फिर इंटरेस्ट इज टू बी पेड एनुअली एट द एंड ऑफ ईच ईयर। हाँ प्रिंसिपल ग्रेजुएशन के 1 साल के बाद पे करना, लेकिन जो इंटरेस्ट है वो हर साल के बाद पे करते रहो, जो इंटरेस्ट की अमाउंट है। फिर अज्यूम दैट यू कंप्लीट कॉलेज इन 4 years। तो आपने बेसिकली जो लोन रीपे करना है ना वो 5 साल में करते हैं। फिर
कहते हैं हाउ मच टोटल इंटरेस्ट विल यू पे ऑन दिस लोन। अब बेटा जब इंटरेस्ट आप हर साल के बाद पे कर रहे हो तो कंपाउंडिंग नहीं लगती, तब सिंपल, क्योंकि इंटरेस्ट एक्रियूड ही नहीं होता। जैसे ही 1 साल का इंटरेस्ट होता है आप पे कर देते हो, फिर अगले साल के लिए दोबारा प्रिंसिपल अमाउंट। तो आप कहते हैं कि टोटल कितना इंटरेस्ट पे करोगे, तो भाई हम लोगों ने देखो इंटरेस्ट की अमाउंट बतानी है, तो सिंपली 18,000 मल्टीप्लाइड बाय, और कितने अरसे के लिए, 4 नहीं 5 ईयर्स के लिए। ऑल राइट, तो टोटल इंटरेस्ट कितना बन जाएगा आपके पास जी। तो ये सारी इतनी बड़ी स्टोरी थी, कुछ भी नहीं था इसके अंदर। क्लियर, गुड। Mr. Ali secures, borrow a loan of rupees from a bank for at how much amount he will have to repay after the expiry of the term। तो जब कहते हैं ना हाउ मच अमाउंट ही विल हैव टू रीपे, तो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, तो फ्यूचर वैल्यू सिंपल जाके आप लोगों ने बता देनी थी, एंड द आंसर इज 1545। तो हम लोगों ने बेटा आज तक 50 सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन एंड 50 ही कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। अब नेक्स्ट अगर आपने क्वेश्चन सॉल्व करने हो तो बेटा कुछ न्यू कॉन्सेप्ट्स आएंगे जो कि अभी तक हम लोगों ने डिस्कस नहीं किए। तो ये जरूरी नहीं कि आपके क्वेश्चन सारे बिल्कुल ठीक ठीक हो, तो अगर कोई रेलिवेंट क्वेश्चन लगे तो आप लोगों ने बस 10-10 अगले क्वेश्चन कर लेने हैं, अदरवाइज अपने कॉन्सेप्ट्स को खराब नहीं करना, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बड़ी मुश्किल से बने हुए हैं, खराब होने में 1-2 क्वेश्चन काफी होते हैं। तो अक्सर ऐसा होता है कि वो चीज अभी तक हम लोगों ने नहीं पढ़ी हुई होती। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग न्यू कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।